जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे परीक्षा के लिए एक साइंस की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के इसमें जो हमने कवर करे हैं, भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन कवर करे हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और विशेषकर रेलवे एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की वीडियो जो होगी वह आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन और सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपसे पूछे गए हैं और अभी तक कहीं ना कहीं आरआरबी एग्जाम में देखने को मिले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन 100 के 100 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो लगभग आपके इनमें से आपको आपकी परीक्षा में मिलने के कुछ चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी भी आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड आपके होने वाले हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक जड़त्व आपका जड़त्व का माप है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी मात्रा आपका जड़त्व का माप है। तो बात करें जड़त्व का माप आपका कौन सी मात्रा है, तो द्रव्यमान जो होता है आपका जड़त्व का माप है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो मापी जाती है आपकी कैलोरी में मापी जाती है, आपको पता होना चाहिए। कैलोरी आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसमें आपका द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो इसको आपको बताना है कि इसे किसके द्वारा समझा जाता है। तो इसे जो समझा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका न्यूटन का पहले नियम के द्वारा समझा जाता है। किसके? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझा जाता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आज के 100 के 100 क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। बात करते हैं पीडीएफ की। अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी टेलीग्राम का चैनल का लिंक। वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमारी सभी प्रकार की आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, समुद्र में प्लावन करने में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है, तो इसमें जो रहता है आपका आइसबर्ग का 1/10 भाग जो होता है आपका समुद्र की सतह पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जब हम दलदली सड़कों पर क्यों फंसते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फंस जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्यों फंस जाते हैं, तो इसमें जो होता है आपका घर्षण की कमी होती है, आपको ध्यान रखना है। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सतहों पर फंस जाते हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्ट या सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो इसमें किसका उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होता है आपका प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय ऊर्जा ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम
का सीधा अनुप्रयोग है। तो किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये जो है आपका पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जब आपका दूध जो होता है उसे प्रबल ढंग से जो मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम अलग हो जाती है, किस कारण से अलग हो जाती है? तो ये जो होती है आपकी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के कारण जो होती है आपकी क्रीम अलग हो जाती है, यानी पहला ही विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके सिद्धांत किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन जो होता है वह आपका रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग ऐसा है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो कितना भाग है आपको पता होना चाहिए, 1/6 भाग। कितना भाग है? 1/6 भाग है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी जो आपका तुल्यकारी जो उपग्रह है उसकी अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई भाग करें तो लगभग जो होती है आपकी 3600 यानी 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो जो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है वह आपका किस कारण से होता है? तो ये जो होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव आपको बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप नोट करेंगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि महान वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे वह आपके किस देश से संबंधित थे? तो ये जो थे आपके ग्रीस से संबंधित थे, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के 100 के 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब आपका पानी के स्तर पर प्रभाव पड़ता है आपका उतना ही रहेगा, पानी का स्तर जो रहता है आपका उतना ही रहता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वह आपका किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए। तो ये जो दिया था आपका न्यूटन ने दिया था। न्यूटन आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो गुरुत्व बल का सही मान क्या है? तो गुरुत्व बल का जो सही मान होता है वह होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन आपका होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाता है। क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर जो होती है मेरे प्यारे साथियों आपकी कितने वाट के बराबर होती है? तो ये जो होती है 746 वाट के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है 746 वाट इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि किसी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बता दिया था? तो ये जो बताया था आपका ब्रह्मगुप्त ने बताया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट क्या है? तो ऊष्मा की यूनिट है आपकी जूल। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपका, कितना तापमान होने पर पृष्ठीय सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
आपका तापमापियों में एक ही होंगे। तो कितना होने पर, -40 डिग्री सेल्सियस होने पर जो है आपके जो होते हैं आपके पृष्ठांक जो सेल्सियस होते हैं और फ़ारेनहाइट जो आपके मापक होते हैं भी एक ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो एक मनुष्य का जो आपका तापक्रम है वह आपका सेल्सियस में कितना है, 60 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में जो उसका आपका तापक्रम होगा वह होगा आपका 140। कितना होगा, 140 फ़ारेनहाइट होगा, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, किसी झील की सतह का पानी बस आपका जमने ही वाला है, झील के अधिस्थल में जल का तापमान क्या होगा। तो झील के जो अधिस्थल में जो जल का तापमान होगा वह होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस, आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा के हम सर्वोत्तम चालक की बात करें तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक आपका पारा, पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, क्या, पारा इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है वह आपका संवहन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। संवहन बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक आपका ज्वालक पैदा होता है। तो अधिक ज्वालक पैदा जो होता है वह आपका ताप या स्टीम के द्वारा होता है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है। तो किसी द्रव का जो उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बदलने की क्रिया कहलाती है वह आपकी वाष्पीकरण होती है, ए विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो उष्मा गति का जो प्रथम नियम है वह आपका ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो निम्नलिखित में से जो ऊष्माधारिता अधिक है, तो बात करें तो जल की ऊष्माधारिता जो होती है आपकी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अब आपका अपेक्षित ऊष्मा की किसी आपकी गुप्त ऊर्जा कहा जाता है। तो किसकी गुप्त ऊर्जा कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है आपका वाष्पन की कहा जाता है, यानी यहाँ पर भी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। तो मिट्टी के घड़े में जो आपका ठंडा होता है वह आपका वाष्पीकरण के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। वाष्पीकरण बी विकल्प में आपको दिया है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिकार आपका परम पक्षियों या आपका बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं। तो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो होती है प्रतिध्वनि निवारण का प्रयोग करती हैं या निर्धारण का, डी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी तो 20 डिग्री आपका सेल्सियस में जो ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी वह आपके लोहे में रहेगी, आपका डी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा आपका उत्पादित नहीं होता। तो वायु में जो ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता आपका ध्रुवण नहीं होता, आपका ए विकल्प इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण आपकी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ये जो करती हैं आपकी परावर्तन द्वारा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति
की जो तीक्ष्णता होती है वह बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव। किसके द्वारा होता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा होता है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्वनि की गति जो अधिकतम होगी आपके लोहे में होगी। डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के जो विद्युत आपकी जो चुंबकीय स्वरूप था उसकी जो खोज की थी वह आपकी मैक्सवेल ने की थी। आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को। तो सूर्य की रोशनी को लगभग आपका पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 घंटे 16 मिनट आपके 6 सेकंड। 8 घंटे 16 मिनट 6 सेकंड का समय लगता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण आपकी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको एक मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है एक तालाब में के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ ये वास्तव में किसी संवृत्ति के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? तो आपका जो प्रकाश जो समुद्र में एक पत्थर पड़ा होता है वह आपसे अपेक्षा से ऊपर दिखाई देता है, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संबंधित माध्यम युग में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का आपका सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण आपको बतानी है क्या करती है? तो क्या करती है? ये जो करती है आपकी परावर्तन करती है। क्या करती है? परावर्तन आपकी करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान में लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आपका परिकिरण। किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है पिछली साइड के पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटो आपका मोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पिछली साइड को देखने के लिए जो आपके ऑटोमोबाइल होते हैं उसमें उसमें जो ट्रैफिक को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका पूछ रहा है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो आप जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे। आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 कोण पर अनंत है के बीच खड़ा कर दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें आपके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। आपको ध्यान रखना है। आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हमारी पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के आपके किरण पुंज हैं? तो ये जो प्रकाश है वे आपके समांतर प्रकार के आपके किरण पुंज हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपका सम्मिश्र आपका दिन और रात के समय सर्वाधिक आपका सुविधाजनक है? तो दिन और रात के दिन सबसे अधिक सुविधाजनक कौन सा रंग है? तो वह है आपका लाल और हरा। लाल और हरा रंग जो है दिन और रात दोनों में सबसे सुविधाजनक रंग है। आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो आपका लेंस लाया जाता है वह आपका उत्तल लेंस लाया जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपसे पूछा जा रहा है नेत्रदान में
दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दाता के हिस्सा होता है उसमें किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है? तो आपका कॉर्निया को किया जाता है। कॉर्निया ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता कि किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये आपका किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये जो है आपको आपको पता होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष किससे पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, या आपका मायोपिया किससे? दूर दृष्टि दोष से, या आपको मायोपिया मायोपिया दृष्टि दोष से आपका पीड़ित है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जंतु आपका प्रकाशित संचार के संकेत किस रूप में आपके प्रवाहित होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो ये जो होते हैं आपको इसमें ध्यान रखना है किस रूप में प्रवाहित होते हैं। ये आपके प्रकाश तरंग ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश एक अपने आप में टॉपिक होता है जिससे आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो आपका जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए आपका नतोदर नतोदर का प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की अधिक छाया सबसे छोटी होती है? तो दोपहर की आपकी छाया, जो दोपहर की छाया होती है सबसे छोटी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि में या किस दिन दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो दोपहर की जो सबसे छोटी छाया होती है वह आपकी 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन नंबर 55। अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अबिंदुता जो आपका दूर करने के लिए जो हमें प्रयोग किया जाना चाहिए वह है आपका सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है बताइए? तो चांदी जो होती है आपकी सर्वोत्तम विद्युत चालक है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आपका करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक अगर हम करंट का यूनिट की बात करें तो अर्ग होता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम जो होता है धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59। क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये जो होता है आपका टंगस्टन धातु का होता है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है आपका तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़िक चालक का जो मेरे प्यारे साथियों आपका आविष्कार किया था, ये आपका किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपका सी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त आपकी ट्यूबलाइट पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो प्रतिदीप्त जो आपकी ट्यूबलाइट होती है उस पर जो अंकित होता है आपका 6500 कैल क्या होता है 6500 के आपका अंकित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। आपका एकीकृत पथी आपका परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से बनी होती है? तो प्रयुक्त जो अधिचालक चिप होती है वह आपकी किसकी बनी होती है? तो ये जो होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प सिलिकॉन के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। आपसे पूछा गया है यदि किसी प्ररूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों उस पदार्थ को जो कहा जाता है वह आपका अर्धचालक कहा जाता है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आपसे पूछा गया है स्थिर वैद्युत आपका अपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो ये जो होता है आपका वायु प्रदूषक को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में आपका अनुचुंबकीय है। तो प्राकृतिक में जो आपका एक अनुचुंबकीय है तो कौन है, तो आपका हाइड्रो ऑक्सीजन जो है आपका पृथ्वी में एक अनुचुंबकीय है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आपका किस दिशा में विस्तृत होता है। तो किस दिशा में विस्तृत होता है, तो ये जो होता है आपका दक्षिण से उत्तर आपका विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 67, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो उस द्रव्यमान की जो संख्या होती है वह आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, यानी इसमें आपका दूसरा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। तो वे जो कहलाते हैं आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहे और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहे तो वह आपके समस्थानिक कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 69 आपका, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा अनिवार्य है, तो आपका आपका जार्कोनियम जो है आपका अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण किया जाता है वह आपका यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम विधि, डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका के प्रयोग की बात करें तो ये आपकी एक्स किरणें आपके उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह टंगस्टन में प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक की तरह जो टंगस्टन में प्रयोग किया जाता है वह आपका जर्मेनियम किया जाता है, जर्मेनियम बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो आपका यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, यानी पहला ही विकल्प इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूनतम तापमान जो प्रयोग करने के लिए आपका सिद्धांत तो आपका अर्धचालकता, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ आपका फॉलेंटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आपकी किसने की थी, आपको पता होना चाहिए, आपकी आर्किमिडीज ने की थी, डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत आपकी इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन पूछा गया है हवाई जहाज का आविष्कार, तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था आपका राइट ब्रिटिश ने किया था, आपका ए विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है आपका सेंटेथोस्कोप का किया जाता है, सेंटेथोस्कोप, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसका स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 79 आपसे पूछा गया है, एक उड़ते हुए छक्के की आपकी प्रति सेकंड घूर्णन करने की गति मापी जाती है। तो घूर्णन करने की गति आपकी हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका का जो प्रयोग किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। तो आपकी जो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वह आपकी डायोप्टर होती है, बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो व्युत्पन्न परिणाम आपका द्रव्यमान जो है एक आपका व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर की बात करें तो बल की मात्रक जो होती है आपकी न्यूटन होता है, ना कि न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी जा सके? तो किस कोण से मारा आपका जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी जा सके? तो क्षैतिज से आपका 45 डिग्री का कोण पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित द्रव्यों में से अगर हम ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक की बात करें तो पारा आपका होता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो आपका फ़ारेनहाइट जो होता है तापक्रम का दोगुना होता है आपका 160 F पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 आपका केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 89, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा आपका ऋजु रेखीय के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वह आपका सोनार कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें परासव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो एक जैव पद्धति जिसमें हम परासव्य ध्वनि की प्रयोग करते हैं तो आपका सोनोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की आपका अग्रदीपों के में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अग्रदीप में जो हम दर्पण का प्रयोग करते हैं वह आपका परावलय दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर आपका समांतराल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या तो आपकी अनंत हो जाती है, आपको ध्यान यहाँ पर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर से कम की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता तो कौन सा दोष होता है? तो आपका जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है। ये विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में आपका कौन सा परिवैग्निक किरणों का आपका आपका प्रतिच्छेदन करता है? तो कौन सा करता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपका कुर्क कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो आपकी होती है वह कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विकिरण की कण प्रक्रिया की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक धातु का मंदक चालक है? तो धातुओं का एक मंदक चालक आपसे पूछा गया है, सीलियम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो ये आपका दाब हो जाएगा। चुंबकीय निम्नलिखित आपका गृह उपग्रह आपका उपकरणों में से किसका आपका आवश्यक भाग है? तो किसका है उपयुक्त सभी, इसमें खुलने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो D2O का जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों वह आपका मंदक के रूप में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका सही जवाब बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो क्वेश्चन थे 100 के 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।